अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जब हम चलते हैं या दौड़ते हैं तो उस दौरान फ्रिक्शन का क्या रोल होता है, या फिर आपसे ये सवाल किया जाए कि वहां पर जो फ्रिक्शन लगता है वो किस टाइप का होता है, क्या वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा या स्टैटिक, तो आप लोगों का जवाब क्या होगा। या फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि वहां पर जो फ्रिक्शन लग रहा है उसका डायरेक्शन क्या होगा, वो किस डायरेक्शन में लगने वाला है, तो आप लोग इसका क्या आंसर देंगे। तो अगर फ्रिक्शन के रोल की बात करें तो फ्रिक्शन का तो क्या ही रोल होना है। फ्रिक्शन तो वैसे भी क्या करता है, हमेशा मोशन का अपोज करता है, तो यहाँ भी नेगेटिव रोल होगा, चलने से रोकने की कोशिश कर रहा होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है और अगर रुका हुआ है तो स्टैटिक होता है। तो यहाँ पर ये चल रहे हैं, हम लोग वॉक कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, तो कैसा होना चाहिए, काइनेटिक होना चाहिए। और अगर हम बात करें डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन के बारे में भी हम जानते हैं कि जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट चल रहा होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन होता है। तो अगर दाईं ओर कोई चल रहा है तो बाईं ओर फ्रिक्शन होना चाहिए। तो अगर आपके भी जवाब कुछ इसी तरह के हैं इन सवालों के, तो यकीन मानिए कि ये लेक्चर और ये वीडियो आप ही के लिए होने वाला है। तो मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक आप बने रहें और मैं आपको कुछ ही मिनटों में पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा कि जब हम लोग चलते हैं, वॉक करते हैं, रन करते हैं, तो फ्रिक्शन किस टाइप का होता है, क्या उसका रोल होता है और किस डायरेक्शन में वो फ्रिक्शन लगता है। तो मैं हाजिर हूं एक बार फिर से आपके सामने फिजिक्स के कुछ और बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेकर के, और आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं कि किस तरह से फ्रिक्शन काम करता है जब हम लोग दौड़ते हैं या चलते हैं। फ्रिक्शन पर एक और मेरा लेक्चर है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग उस वीडियो को एक बार पूरा डिटेल में समझ लें। तो यहाँ पर ये टॉपिक जो है आपके लिए बिल्कुल बच्चों का खेल हो जाएगा, आपको बहुत ही आसानी से ये टॉपिक समझ में आ जाने वाला है। अब फ्रिक्शन में आगे बढ़ने से पहले कि फ्रिक्शन का क्या रोल होता है जब हम लोग चलते हैं, मूव करते हैं, वॉक करते हैं, रन करते हैं, उससे पहले फ्रिक्शन की बेसिक नेचर को समझना जरूरी है। फ्रिक्शन को अगर हम इस तरह से समझें कि फ्रिक्शन कब काम करता है और क्या उसका डायरेक्शन होता है, तो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि दो सरफेसेस के बीच में सबसे पहले तो कांटेक्ट होना जरूरी है। रफ सरफेस होनी चाहिए और सरफेसेस के बीच में कांटेक्ट हो, ये सबसे नेसेसरी कंडीशन है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। इसके बाद क्या होना चाहिए कि उन दोनों कांटेक्ट सरफेसेस के बीच में या तो रिलेटिव मोशन हो रहा हो, यानी वो दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मूव कर रही हो, यानी कि स्लाइडिंग हो रही हो, और स्लाइडिंग नहीं भी हो रही हो तो स्लाइडिंग का अटेम्प्ट हो रहा हो। अब स्लाइडिंग का अटेम्प्ट किस तरह से होता है, फोर्स लगा करके। सपोज ये सरफेस है और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो या तो इनके बीच स्लाइडिंग हो रही हो, इस तरह से ये दोनों कॉन्टेक्ट सरफेस है, स्लाइडिंग हो रही है, और स्लाइडिंग नहीं हो रही है तो मैं कोई फोर्स लगा करके इसमें स्लाइडिंग करवाने की कोशिश कर रहा हूं। और अगर स्लाइडिंग हो जाएगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, और स्लाइडिंग का अटेम्प्ट होगा यानी कि फोर्स लग रहा होगा, स्लाइडिंग नहीं हो रही होगी तो कैसा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। तो ये मैंने फ्रिक्शन का एक बेसिक आइडिया आपको दिया है, जिस वीडियो का मैंने रेफरेंस दिया था उसमें ये चीज हमने पूरा डिटेल में डिस्कस करी हुई है। अब चलते हैं हम कि फ्रिक्शन जब हम वॉक करते हैं तो किस तरह से काम करता है, इसको थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो चलने या दौड़ने के दौरान जो फ्रिक्शन लगता है उसको बिल्कुल बेसिक तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ कुछ ही देर में आपको बिल्कुल चमकेगा कि किस तरह से फ्रिक्शन काम कर रहा होता है। तो यहाँ पर हमने जो है एक फुट लिया हुआ है वाइल वॉकिंग, ये उसकी पोजीशन है कि इस तरह से पैर होगा जब हम चल रहे होते हैं। अब क्या होता है कि जब हम चल रहे होते हैं तो हमारा पैर जो है वो ग्राउंड को पुश करने की कोशिश करता है, तो ये हमारा पुश फोर्स लगा सपोज। अब यहाँ न्यूटन थर्ड लॉ जो है आपका वो काम करता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पर हमने ये जो पुश फोर्स लगाया है ये हमारा एक तरह से क्या काम कर रहा है, ये हमने एक्शन यहाँ पर अप्लाई किया, हमने यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई किया, इसको यहाँ पर हमने पुश किया ग्राउंड को। अब इसका हमें रिएक्शन देखने को मिलता है यहाँ से, तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर ये रिएक्शन हो जाता है, तो ये रिएक्शन काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो हमने एक्शन फोर्स लगाया है इसके दो कंपोनेंट्स यहाँ पर हो जाते हैं, यहाँ दो चीजें काम कर रही होती है। एक तो हमारा बॉडी का वेट, ये हमारा वेट, ये हमारा वेट, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या है, हम पीछे की तरफ जो पुश करने की कोशिश कर रहे हैं सरफेस को, तो ये हम जो पुश फोर्स लगा रहे हैं वो पुश फोर्स होता है। अब जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब हम कॉन्टेक्ट सरफेसेस के बीच में
रिलेटिव मोशन का अटेम्प्ट करते हैं, यानी कि ये जो मैं पुश फोर्स लगा रहा हूं ये क्या कर रहा है, ये हमारे पैर को ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पीछे की तरफ स्लाइड करवाने की कोशिश करेगा। लेकिन स्लाइड अगर हो गया तो आप समझें कि हम स्लिप हो जाएंगे। स्लाइड अगर हो गया तो क्या होगा, रिलेटिव मोशन हो जाएगा और हमें स्लाइडिंग नहीं चाहिए। तो स्लाइडिंग से बचाने के लिए यहां पर कौन आएगा, यहां पर आएगा स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक नहीं स्टैटिक। क्योंकि अगर स्लाइडिंग हो जाता तब काइनेटिक होता, लेकिन स्लाइडिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्लाइडिंग हो गया तो हमारा पैर फिसल जाएगा और स्लिप नहीं होना है। इसलिए यहां पर क्या आएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। और किस डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि स्लाइडिंग करवा रहा है ये पुश फोर्स, तो इसको अपोज करने के लिए हमारे पास क्या आएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। किस डायरेक्शन में आएगा हमारे पास में, एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में। ये स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन, जो कि पुश फोर्स को अपोज कर रहा है और असल में ये क्या कर रहा है, पुश फोर्स को बैलेंस कर रहा है। और ये जो वेट है इसका रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो गया, ये हम जानते ही हैं, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो गया यहां पर, ठीक है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स काम कर रहा है, ठीक। तो अब यहां पर सारी चीज क्लियर हो जाती है। इसको सिंपल भाषा में हम समझ लेते हैं कि यहां पर क्या हुआ, हमने पीछे की तरफ स्लाइड करवाने की कोशिश करी, हमारे पैर को हमने पीछे की तरफ पुश किया और उसको रोकने के लिए, स्लाइडिंग को रोकने के लिए कौन आया, फ्रिक्शन आया। कौन सा फ्रिक्शन आया, स्टैटिक फ्रिक्शन आया। किस डायरेक्शन में आया, जो पुश फोर्स लगाया था उसके अपोजिट डायरेक्शन में आया। और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड भी उतना ही होगा जितना पुश फोर्स का है। सपोज मैंने यहां पर 10 न्यूटन का पुश फोर्स लगाया तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी कितना आएगा, 10 न्यूटन का आएगा, क्योंकि हमें क्या करना है, यहां पर स्लाइडिंग होने से रोकनी है। इसलिए उसको रोकने के लिए यहां पर कितना आ जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन 10 न्यूटन का आ जाएगा, ठीक है। तो एक्शन रिएक्शन यहां पर काम कर रहा है। एक्शन रिएक्शन के दोनों कंपोनेंट हमने देख लिए। यहां पर जो वर्टिकल एक्शन रिएक्शन है उसमें वेट और नॉर्मल रिएक्शन काम कर रहा है, और जो हॉरिजॉन्टल है उसमें हमारा हॉरिजॉन्टल पुश और ये हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा है। अब यहां पर ये जो रिएक्शन हमारे ऊपर लगा है, पैर के ऊपर, रिएक्शन असल में क्या है, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये कांटेक्ट फोर्स है। और कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं हमेशा, वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन एक कंपोनेंट और दूसरा म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये यहां पर हमको दो कंपोनेंट देखने को मिल रहे हैं। अब यहां पर ये चीज समझने वाली है कि अगर तो यहां स्लाइडिंग हो जाती तो दोनों कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन होता, और रिलेटिव मोशन होता तो यहां पर कौन सा आ जाता, यहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाता। लेकिन यहां पर क्या आ रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन आ रहा है। तो यानी कि जितना हम पीछे की तरफ ये पुश फोर्स लगाएंगे उतना हमें स्टैटिक फ्रिक्शन मिलेगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में मिलेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन उसी डायरेक्शन में मिलेगा जिस डायरेक्शन में हमारा बॉडी मूव कर रहा है, यानी जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं। तो वो मिसकंसेप्शन जो है आपका वो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो ये चीज आप क्लियर कर लें कि मोशन नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, दोनों कॉन्टेक्ट सरफेस के रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अब यहां स्लाइडिंग की कोशिश हो रही थी तो रिलेटिव मोशन किधर हो रहा था, ट्राई पीछे की तरफ, इस ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पीछे की तरफ हमारा पैर स्लाइड करना चाह रहा था, लेकिन उसको अपोज करने के लिए आगे की तरफ फ्रिक्शन यहां पर लगा। और हम चल किधर रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही चल रहे हैं। तो जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं उसी डायरेक्शन में फ्रिक्शन आएगा, स्टैटिक आएगा। तो ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर रख लेनी है यहां पर, ठीक। अब दूसरी चीज यहां पर जो हम पहले मिसकंसेप्शन एक और की बात करें, उसमें क्या होता है, हम ये मान रहे होते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मूव नहीं कर रहा, तो वहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, अदरवाइज काइनेटिक होगा। तो यहां तो आदमी चल रहा है फिर भी स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो यहां पर आप पूरे पर्सन के मूवमेंट को मत देखें, आप देखें कॉन्टेक्ट सरफेसेस के मूवमेंट को, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स होता है बिटवीन द कॉन्टेक्ट सरफेसेस। तो वहीं पर हमें फोकस करना चाहिए। तो कॉन्टेक्ट सरफेसेस के बीच में यहां पर रिलेटिव मोशन नहीं हुआ है। स्लाइडिंग का अटेम्प्ट जरूर हुआ है, पुश कर रहा है हमने, तो स्लाइडिंग का अटेम्प्ट हुआ है, लेकिन स्लाइडिंग हुई नहीं है। अगर स्लाइडिंग हो जाती तो क्या होता, तब रिलेटिव मोशन हो जाता, काइनेटिक फ्रिक्शन आता और हम फिसल जाते। लेकिन स्लाइडिंग नहीं हुई है यहां पर, इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन आया है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक हो गई बात, यहां से ये चीज क्लियर हो जाता है। अब क्या यहां पर हम जितना स्टैटिक फ्रिक्शन लगवाना चाहें अपनी बॉडी पर उतना लगवा सकते हैं? कहने का मतलब यह है कि हम ज्यादा पुश करेंगे तो हमें ज्यादा फॉरवर्ड फोर्स मिलेगा और हम ज्यादा एक्सेलरेट कर पाएंगे। क्योंकि यहां पर अगर बॉडी का एक्सेलरेशन देखा जाए तो क्या होगा, दैट स्टैटिक फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द बॉडी। तो ये हमारा एक्सेलरेशन होगा। तो क्या ये हमारे बस में है कि हम ज्यादा पुश करके ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन गेन करें, ज्यादा एक्सेलरेशन गेन कर सकते हैं? तो हम कह सकते हैं कि कुछ हद तक ऐसा पॉसिबल है। तो यहां पर दो चीजें काम करती है। एक तो यहां पर कॉन्सेप्ट आता है वेल्डिंग स्ट्रेंथ का। वेल्डिंग स्ट्रेंथ क्या होता है, जिस वीडियो का मैंने आपको रेफरेंस दिया है डिस्क्रिप्शन में है, आप वो देख लें। यहां पर वेल्डिंग स्ट्रेंथ का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया है। वेल्डिंग स्ट्रेंथ असल में होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। वेल्डिंग स्ट्रेंथ इज नथिंग बट लिमिटिंग फ्रिक्शन।
और लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है इसका वैल्यू क्या होता है, ये होता है म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। म्यू एस है स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, और स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट जो है ये किसकी प्रॉपर्टी होता है, ये रफ सरफेस की प्रॉपर्टी होता है। आप ये मान करके चलें कि जितना ज्यादा रफ सरफेस होगा उतना ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट हमें मिलेगा। और नॉर्मल रिएक्शन यहां पर क्या है, ये नॉर्मल रिएक्शन ये वेट के इक्वल है, यानी कि ये वेट के इक्वल आ गया, क्योंकि वेट नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल यहां पर हो गया, तो इस वजह से ये क्या mg के इक्वल यहां पर हमारा वेट आ जाएगा इस केस में। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें तो हमारा जो वेल्डिंग स्ट्रेंथ है या लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो कितना हो गया, म्यू एस नॉर्मल रिएक्शन। और ये क्या होता है असल में, मैक्सिमम पॉसिबल स्टैटिक फ्रिक्शन है, यानी कि हमको फॉरवर्ड डायरेक्शन में इतना स्टैटिक फ्रिक्शन मिल सकता है। देखिए इसको सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए कि ये लिमिटिंग वैल्यू जो है वो 100 न्यूटन की है। अब मैंने पीछे पुश लगाया है वो 10 न्यूटन का लगाया, तो मुझे रिएक्शन जो है स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि कितना मिल जाएगा, 10 न्यूटन, यानी कि 10 न्यूटन मुझे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए एक्सेलरेट करेगा। अगर मैंने 20 का पुश किया होता तो मुझे कितना मिल जाता यहां पर 20। अगर मैंने यहां 100 पुश किया होता तो मुझे कितना मिल जाता 100। मैक्सिमम मैं ले चुका हूं, लेकिन अगर मैं 101 से पुश करता तो क्या होता, तो ये लिमिट क्रॉस हो गई है, यानी कि अब वेल्डिंग ब्रेक हो जाती है और स्लाइडिंग हो जाती है और हम फिसल जाते हैं और काइनेटिक फ्रिक्शन यहां पर आ जाता। तो आपने देखा होगा कि कई बार जब हम बहुत तेजी से दौड़ने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, तो यहां पर हम स्लाइड कर जाते हैं, इसीलिए हम फिसल जाते हैं। आपने कई बार ये भी देखा होगा कि जब बहुत ज्यादा स्मूथ सरफेस है, तो स्मूथ सरफेस का मतलब क्या हो गया कि ये जो म्यू एस है ये बहुत छोटा हो गया, यानी कि ये 100 ना होकर के बहुत कम हो जाएगा। सपोज 10 हो गया, तो हमने थोड़ा सा भी अगर फोर्स लगाया तो क्या हो जाएगा, हम स्लाइड हो जाएंगे। इसीलिए जब हम स्मूथ सरफेसेस पर जो डिटर्जेंट पाउडर, वॉशिंग पाउडर कहीं फैला होता है, सोप वाली वाटर होता है किसी सरफेस पर, स्मूथ सरफेस है, मार्बल सरफेस है, तो हम बहुत संभल कर चलते हैं। या फिर आपने देखा होगा कि जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं वो क्या करते हैं, वो स्पाइक्स पहनते हैं। वो स्पाइक्स क्यों पहनते हैं, कील वाले जो शूज होते हैं वो पहनते हैं, स्पाइक्स पहनते हैं, इसलिए पहनते हैं क्योंकि वो ये म्यू एस को बढ़ाना चाहते हैं। इस म्यू एस को बढ़ाने की वजह से क्या होता है, ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू बढ़ जाता है, अब वो ज्यादा पीछे की तरफ पुश कर सकते हैं ताकि उन्हें आगे की तरफ ज्यादा एक्सेलरेशन मिले और वो तेजी से दौड़ पाए और बिल्कुल भी नहीं फिसले। ऐसा ही जब आइस सरफेस होती है वहां पर भी स्पाइक्स या कील वाले जो शूज हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारा जो है यहां पर आपको फ्रिक्शन वाइल मोशन या फ्रिक्शन वाइल वॉकिंग या फ्रिक्शन वाइल रनिंग का पूरा कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर हो जाता है, बिल्कुल अच्छे से चमक जाता है। तो यहां से हम क्या कंक्लूजन लेकर के चल सकते हैं, फ्रिक्शन हेल्प्स अस वॉक, फ्रिक्शन हमें चलने में मदद करता है, बिल्कुल दौड़ने में मदद करता है, क्योंकि वही हमें एक्सेलरेशन प्रोवाइड करवाता है। फ्रिक्शन जो है वो किस डायरेक्शन में काम कर रहा है, जिस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में काम कर रहा है। किस टाइप का फ्रिक्शन होगा, अगर हम चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा जो हमें चलाने के लिए, मूव करवाने में हेल्प करेगा। तो ये तीनों कंक्लूजन यहां से निकल करके आते हैं। और जो तीनों सवाल स्टार्टिंग में मैंने किए थे, जिनके कुछ डिफरेंट आंसर्स मिसकंसेप्शंस के होते हुए लोग दे रहे थे, तो वो आंसर्स नहीं होंगे और क्या रियल आंसर्स होने चाहिए वो यहां से बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो आज के बाद जब भी आप चलें तो फ्रिक्शन को थैंक यू कहें, क्योंकि फ्रिक्शन ही वो है जिसकी वजह से हम मूव कर पा रहे हैं। फ्रिक्शन के कुछ ड्रॉबैक्स जरूर हैं, जैसे वेयर एंड टियर होता है। यहां पर हम देखते हैं कि वहां पर जब स्लाइडिंग होने के चांसेस बनते हैं, हम ज्यादा पुश करते हैं, तो उसकी वजह से वहां पर क्या होता है, एक हीट क्रिएट हो जाता है। उससे क्या होता है, जो एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में लॉस होती है। जहां पर भी कॉन्टेक्ट्स होते हैं वहां हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस होती है और वेयर एंड टियर देखने को मिलता है। बट इट इज ऑलवेज सेड दैट फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एविल। तो आई होप ये वीडियो आपको सही लगा होगा, अच्छा लगा होगा, और जो चीजें यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई हैं वो कंसेप्ट आपको बिल्कुल चमके होंगे। तो आप इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और आप आगे से आगे तक अपने फ्रेंड्स तक इस चैनल को जरूर पहुंचाएं, क्योंकि हम इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर आपके लिए वीडियो लेकर के आते रहेंगे और आप हमारा साथ देते रहें। थैंक यू, जय हिंद।